नमस्कार। सोचने वाली बात है, जब किसी पर एक नहीं बल्कि कई सारे जुर्म का इल्जाम लगता है तो आखिर होता क्या है? क्या हर जुर्म के लिए एक अलग केस चलेगा? आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस के एक बहुत ही जरूरी और दिलचस्प कानूनी पहलू को समझने वाले हैं, आरोपों का संयोजन, जिसे जॉइंडर ऑफ चार्जेस भी कहते हैं। चलिए एक सिचुएशन सोचते हैं। किसी पे 5 अलग-अलग अपराधों के आरोप हैं। इसका मतलब क्या 5 अलग-अलग लंबे चलने वाले मुकदमे? पहली नजर में तो यही लॉजिकल लगता है कि भाई एक जुर्म एक मुकदमा, पर क्या ये हमेशा सबसे कारगर या इंसाफ का सबसे सही तरीका है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो ये है आज का हमारा रोड मैप। हम सबसे पहले उस बुनियादी नियम को समझेंगे जो इस पूरे टॉपिक की नींव है। फिर देखेंगे कि आखिर ये नियम बनाया ही क्यों गया। और उसके बाद हम उन मजेदार अपवादों यानी एक्सेप्शंस में गोता लगाएंगे जो हमारे कानून को स्मार्ट और एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इस पूरे टॉपिक की जड़ एक बहुत ही सीधे साधे सिद्धांत में छिपी हुई है। ये है धारा 241, जो बिल्कुल साफ साफ कहती है कि कानून की नज़र में हर अलग अपराध के लिए एक अलग चार्ज लगेगा और उसका मुकदमा भी अलग ही चलेगा। इसे आप बेसिक रूल या शुरुआती बिंदु मान सकते हैं। लेकिन ये सुभिन्न अपराध होता क्या है? सीधे शब्दों में, दो ऐसी घटनाएं जिनका आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। कानून की भाषा में और बनवारी लाल 1963 जैसे अहम फैसलों में भी यही कहा गया है। ये वो अपराध हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह से अलग थलग हैं। इसको समझने के लिए चलिए एक कैरेक्टर को लेते हैं, रोहन। अब मान लीजिए रोहन साल भर में 3 ऐसे अपराध करता है जिनका आपस में कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जो हमारा सामान्य नियम है उसके हिसाब से उस पर 3 अलग अलग मुकदमे चलेंगे। पर सवाल ये है कि हर अपराध के लिए अलग मुकदमा चलाना इतना जरूरी क्यों है? आइए इस नियम के पीछे की सोच को समझते हैं। देखिए, इसके पीछे सबसे अहम वजह है निष्पक्षता यानी फेयरनेस। ये नियम अभियुक्त को एक साथ कई उलझे हुए मामलों में खुद को बचाने की मुश्किल से बचाता है। साथ ही ये भी पक्का करता है कि अदालत हर केस को सिर्फ और सिर्फ उसके सबूतों के आधार पर ही देखे, किसी दूसरे केस से प्रभावित हुए बिना। अब आते हैं उन स्थितियों पर जहां कानून थोड़ा प्रैक्टिकल हो जाता है और मुकदमों को जोड़ने की इजाजत देता है। चलिए पहले अपवाद को देखते हैं। तो सोचिए, अगर कोई एक ही तरह का जुर्म बार बार दोहराए तो यहीं पर धारा 242 एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखाती है। चलिए वापस रोहन के पास चलते हैं। इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। मान लीजिए कि वो एक ही तरह के 3 अपराध करता है, जैसे कि चेक बाउंस करना, जैसा कि मुजाहिर हुसैन बनाम स्टेट ऑफ यूपी केस में था, और ये सब कुछ 12 महीने के अंदर होता है। और यहीं पर हमें इस नियम की प्रैक्टिकल लिमिट दिखती है। धारा 242 के तहत ऐसे 5 तक समान अपराधों को एक ही मुकदमे में जोड़ा जा सकता है। सोचिए, इससे कोर्ट का कितना कीमती वक्त और संसाधन दोनों बचते हैं। अच्छा, अब एक और इंटरेस्टिंग सिचुएशन। क्या होगा अगर अलग अलग तरह के अपराध असल में एक ही कहानी का हिस्सा हों? ये सवाल हमें हमारे अगले बड़े अपवाद तक ले आता है। ये है धारा 243, जो उन घटनाओं की बात करती है जो एक ही चेन का हिस्सा हैं। मतलब भले ही अपराध अलग अलग हों, लेकिन अगर वो एक ही सिलसिलेवार एक्शन का हिस्सा हैं तो उन पर एक साथ मुकदमा चल सकता है। जैसे अगर रोहन के सारे अपराध एक ही प्लान का हिस्सा हैं, पहले साजिश रचना, फिर घर में घुसना, चोरी करना और भागते हुए किसी पर हमला कर देना, तो ये सब मिलकर एक ही समयभार मतलब एक ही ट्रांजैक्शन बनाते हैं। इन सभी का मुकदमा एक साथ चल सकता है। और यहीं पर कानून का सबसे जरूरी टेस्ट सामने आता है। अदालती फैसलों ने बार बार ये साफ किया है कि अपराधों के बीच कितना वक्त बीता ये उतना जरूरी नहीं है। ज्यादा जरूरी सवाल ये है, क्या इन सब के पीछे एक ही प्लान था, एक ही मकसद था जो इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़ता है। चलिए अब जल्दी से 2 और खास स्थितियों को समझते हैं जहां आरोपों को एक साथ जोड़ा जा सकता है। अब एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए जहां ये तो साफ है कि कुछ गलत हुआ है, पर यह पक्का नहीं है कि असल में जुर्म कौन सा हुआ है। ठीक इसी उलझन के लिए बनी है धारा 244। फिर से रोहन का उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए ये साफ नहीं है कि उसने चोरी की है या आपराधिक न्यास भंग किया है। ऐसे में उस पर दोनों अपराधों के लिए ऑल्टरनेटिव में चार्ज लगाया जा सकता है। फिर सबूतों के आधार पर अदालत तय करेगी कि असल में कौन सा जुर्म साबित होता है।
और आखिर में है धारा 246, जो सिर्फ आरोपों को ही नहीं बल्कि लोगों को भी एक साथ एक ही मुकदमे में जोड़ने की इजाजत देती है। ये नियम तब काम आता है जब किसी एक अपराध में कई लोग शामिल हों, जैसे मुख्य अपराधी और उसका साथ देने वाला, या फिर चोर और उससे चोरी का माल खरीदने वाला। इन सब का मुकदमा एक साथ चलाया जा सकता है। तो हमने मुख्य नियम और उसके सभी जरूरी अपवादों को समझ लिया है। आइए अब इन सभी जरूरी बातों को एक जगह पर समेट कर रिवाइज कर लेते हैं। तो चलिए सबसे जरूरी बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं। हमने धारा 241 के बुनियादी नियम से शुरुआत की, एक अपराध एक मुकदमा। लेकिन फिर हमने कानून की समझदारी को देखा उन अपवादों में जो सिस्टम को कुशल बनाते हैं, चाहे वो एक जैसे अपराध हों, एक ही प्लान का हिस्सा हो या जब कई लोग शामिल हों। यही वो पूरा ढांचा है जो इंसाफ और एफिशिएंसी के बीच एक संतुलन बनाता है। और ये सब कुछ हमें उस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा करता है जो हमारे पूरे न्याय सिस्टम के दिल में है। आरोपों को जोड़ने के ये सारे नियम हमेशा एक संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। एक तरफ अदालती कार्यवाही को तेज और कुशल बनाना है, तो दूसरी तरफ हर इंसान के निष्पक्ष सुनवाई के मौलिक अधिकार की रक्षा करना है। तो सोचने वाली बात यह है कि न्यायिक दक्षता और एक अभियुक्त के मौलिक अधिकारों के बीच ये सही संतुलन आखिर कहाँ मिलता है।